हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साइंस की इस क्लास में। तो हमने कल पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, उनके जो प्रेक्षण हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि एक अवस्था में परिवर्तन मिलेगा जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा, गंध में परिवर्तन होगी, उसकी रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे एक्स्ट्रा हमने चीज़ें पढ़ी हैं। तो अब हम आज बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ अनुप्रयोग। तो आज का हमारा नया टॉपिक है मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन का दहन आज का हमारा नया टॉपिक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन। तो देखो, मैग्नीशियम रिबन जो है, हमारे पास एक मैग्नीशियम है जो धातु होता है, सबको पता है, और उसकी हमारे पास एक क्या है, एक उसका एक रिबन होता है। ठीक है, तो हम उसका क्या करेंगे, दहन करेंगे। दहन क्या होता है, अगर उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाते हैं। और किसी भी वस्तु का अगर हम दहन करते हैं तो उसको किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और आज हम देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो क्या होता है। तो हमारे पास कोई मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक रेगमाल की सहायता से उसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। ठीक है, साफ़ करने के बाद उसको क्या करेंगे हम कि एक श्वेत लौह के साथ उसको जलाएंगे। और जलाने पर हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका हमारे पास एक चूर्ण प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास पहले अभिकारक के रूप में एक मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक नया पदार्थ बना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। देखो, जो हमने बात की अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात की है, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, क्या होती है, उन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम रिबन का दहन है, और ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 1-2 बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको थोड़ा आप याद कर लेना। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। अब देखो, रासायनिक जो अभिक्रियाएँ होती है उसका जो हम अध्ययन करते हैं, तो अगर अध्ययन करते हैं तो हम ऐसे तो इसको याद नहीं करेंगे ना, हम इसको लिख पाएंगे कि मैग्नीशियम रिबन का दहन कैसे होता है, कि मैग्नीशियम रिबन को हम सर्वप्रथम रेगमाल की सहायता से साफ़ करते हैं, एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये चीज़ें हम तो नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो उसके अध्ययन करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको हम शब्दों के रूप में लिखते हैं, यानी इसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संक्षिप्त रूप, यानी इसका छोटा रूप लिखते हैं। ये जो हमारे पास पूरी प्रक्रिया है, इसका हम क्या लिखते हैं, संक्षिप्त रूप। और संक्षिप्त रूप जो होता है उसे हम बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन। तो लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर एरो का निशान, फिर लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो हमने लिखा है, इस पूरी को हम कहते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। आई समझ में, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हम ऐसे नहीं लिख पाते हैं। इसका क्या करेंगे, हम इसका छोटा रूप लिखते हैं, और इस छोटे रूप को हम क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। यानी जो हमारे पास जो पदार्थ है उनको हम उसके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं शब्द समीकरण। अब ये जो हमारे पास शब्द समीकरण है, इसको हम इसमें लिखें उसके प्रतीक के रूप में। यानी जैसे हमारे पास मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लिए हम Mg यूज़ करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए हम O2 यूज़ करते हैं। यानी जो ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, जितने भी हमारे पास पदार्थ है, कोई यौगिक है, तो उसके रासायनिक सूत्र उसके प्रतीक के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक समीकरण। समझ में आई कि नहीं आई। चलो दोबारा देखो कि हमने क्या कहा कि जो हमारे पास
जो प्रक्रियाएं हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उसको हम अगर उनको शब्दों के रूप में लिखें तो उसे तो हम बोलते हैं शब्द समीकरण। और अगर उस शब्द समीकरण को जो हमारे पास जो तत्व है, यौगिक है, उनके प्रतीक, उनके रासायनिक सूत्र के रूप में अगर लिखे तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ रूल होते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, किसकी बात करेंगे हम? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो इसका सर्वप्रथम नियम होता है कि जो हमारे पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और हमें पता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है अभिकारक, एक तो क्या होता है? अभिकारक, और दूसरा क्या होता है हमारे पास है? उत्पाद होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक तो अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। हमने इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि अभिकारक क्या होते हैं, कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें तो हम अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो दो हमारे पास चीज़ें होती हैं, और अभिकारक और उत्पाद को हम, जैसे मान लो हमारे पास ए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ए और बी हमारे पास कोई अभिकारक है, क्या है हमारे पास है? अभिकारक, ठीक है। और सी हमारे पास क्या बन रहा है? क्या उत्पाद बन रहा है। तो इसको हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखते हैं? तो जो अभिकारक है उसको सदैव हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जो उत्पाद होता है वो कहाँ लिखते हैं? राइट साइड में। तो जैसे हमने लिखा है ए और बी, लिख दिए दोनों, ठीक है। अब हम उत्पाद को कहाँ लिखेंगे? राइट साइड में, तो लिख दिया। अब याद रखना बेटा, जो हमारे पास अभिकारक है, अगर हमारे पास अभिकारक एक है तब तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसके मध्य प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो अभिकारक को किस साइड में लिखेंगे? लेफ्ट साइड में। कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड में, ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा है या दो है तो हम क्या लगाएंगे? उसके मध्य प्लस का चिन्ह, ठीक है। और अब देखो ये हमने लिखा है, इसमें हमें पता नहीं है कि अभिकारक कौन सा और उत्पाद कौन सा है। भी अगर आपने ये लिखा है कि लेफ़्ट साइड में, तो दोनों भी लेफ़्ट साइड में है, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड में नहीं है? तो क्या करेंगे हम, जो हमारे पास अभिकारक है और हमारे पास जो उत्पाद है, इन दोनों के मध्य हम एक एरो का निशान लगाएंगे, जिसमें जो एरो जो होता है उसकी दिशा सी की तरफ होती है। इस तरह से हम क्या लगाएंगे? एक निशान, यानी एक चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो एरो का निशान होता है, जो तीर का चिन्ह होता है, वो क्या दर्शाता है? तो याद रखना, ये जो तीर का चिन्ह है वो उत्पाद की दिशा को बतलाता है, ठीक है। आगे समझ में? तो हम क्या लिख रहे हैं? रासायनिक समीकरण लिखने के नियम है। तो याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो अभिकारक होता है और एक हमारे पास क्या होता है? उत्पाद होता है। और हमने फॉर एग्जांपल माना है ए और बी हमारे पास क्या है? अभिकारक है, और सी हमारे पास क्या है? उत्पाद है, ठीक है। तो हम अभिकारक को तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद को कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। दोनों के मध्य आपको किसका निशान लगाना है? एरो का निशान। और एरो का निशान जो है वो सी की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो एरो है वो उत्पाद की दिशा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, यानी बताता है, ठीक है। पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ देखो क्या करना है कि आपके पास अगर अभिकारक दो है तो आप उसके मध्य प्लस का चिन्ह लगाओगे। अगर उत्पाद भी आपके पास दो है तो उन दोनों के मध्य आप प्लस का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अगर हमारे पास अभिकारक है, हमारे पास क्या है? अभिकारक है, और अभिकारक की हम क्या लिखेंगे? अवस्था भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अवस्था। जैसे मान लो अगर हमारे पास ए है, ए तो हमारे पास क्या है? द्रव है, क्या है? द्रव है। और बी हमारे पास मान लो ठोस है, हमारे पास क्या है? ठोस। तो अगर द्रव है तो हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे स्मॉल, और अगर ठोस है तो हम क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे, ठीक है। एल का मतलब लिक्विड और एस का मतलब क्या होता है? सॉलिड। और ये कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे ऐसे लिखेंगे एल, और यहाँ क्या लिखेंगे? एस। और अगर मान लो ए और बी दोनों मिलकर जो हमारे पास नया पदार्थ बना रहे हैं, वो मान लो एक हमारे पास जलीय विलयन है, इसके अंदर जल भी है और प्लस अन्य पदार्थ भी है, लियन लवण घुले हुए हैं या अदर चीज़ें घुली हुई है, तो उसको हम बोलते हैं जलीय विलयन। क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। और जलीय विलयन अगर कोई हो तो हम उसके लगाते हैं एक्यू, यानी एक्वा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और अगर मान लो इसके साथ में हमारे पास कोई अन्य पदार्थ बन रहा है, और अगर मान लो कोई अदर है, जैसे मान लो हमारे पास डी बन गई, और डी अगर गैसीय अवस्था में, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? जी लगाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है। थोड़ा बहुत मैं दोबारा रिपीट करता हूँ,
तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, जैसे हमारे पास ए और बी है तो हम अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, एरो का निशान लगाएंगे, एरो की दिशा उत्पाद की तरफ होनी चाहिए क्योंकि ये उत्पाद की दिशा को बतलाता है। और अगर हमारे पास जो अभिकारक है उत्पाद है तो उनकी अवस्था को लिखना भी होता है, और अगर वो द्रव है तो उसके लिए एल यूज़ करते हैं, ठोस है तो एस यूज़ करते हैं, गैस है तो जी यूज़ करते हैं, और अगर जलीय विलयन है तो उसके लिए एक क्यू हमें यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख तो दिया, ठीक है, अब लिखने के बाद जैसे मान लो हमारे पास Mg है, मैग्नीशियम है, प्लस क्या है O2 है। भी हमारे पास मैग्नीशियम रिबन दहन है, जो रिबन का दहन कर रहे हैं वही हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास सर हम मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, दोनों की जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना है सर, तो सर इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें तो ऑक्सीजन के 2 अणु यानी 2 है परमाणु, और इसमें एक है, मैग्नीशियम में एक है तो मैग्नीशियम एक है। सर इससे क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इसको संतुलित करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। क्यों करना होता है, इसके पीछे रीज़न भी है। देखो इसके पीछे रीज़न ये है कि एक द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, जो आप 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें आप परमाणु और अणु वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें है द्रव्यमान संरक्षण नियम, जो जिसने दिया था ल्यूसिफ, उन्होंने दिया था। तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम हमें यह कहता है कि ना तो हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम हमें क्या कहता है कि ना तो हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसका जो रूप है वो हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम देखो मैग्नीशियम के हमारे पास एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम के 1 और यहाँ कितने हैं, 2। अब इसमें उत्पाद और अभिकारक और जो उत्पाद है इन दोनों में परमाणु की संख्या समान नहीं है, क्या है, असमान। और जिसमें अगर परमाणु की संख्या समान नहीं हो, ऐसी रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोबारा बताता हूँ कि हमारे पास मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। अगर उत्पाद और अभिकारक दोनों में अगर परमाणु की संख्या समान नहीं है तो इसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम हमें क्या कहता है कि सर ना तो हम द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो हमारे पास अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या क्या है, असमान है, इसलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उस समीकरण का दूसरा नाम होता है कंकाली समीकरण। क्या होता है, कंकाली समीकरण। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करते रहो ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे और हमारे अंदर भी ऐसा कॉन्फिडेंस आता रहे, क्योंकि लाइक और कमेंट्स जो मिलते हैं उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आपसे उम्मीद है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करते रहे और क्लास को पूरी देखते रहो। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमने लास्ट में पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, जो जिसमें परमाणु अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या अगर समान नहीं हो तो ऐसी रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर इन रासायनिक समीकरणों को हम किस तरह से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। हमारे पास क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हमें एक विधि चाहिए, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड
ट्रायल विधि। ठीक है, याद रखना कि हमारे पास अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि का उपयोग करते हैं और उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। और ये क्वेश्चन याद रखना, 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए रिक्त स्थान विधि का उपयोग किया जाता है, तो हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है। हिट एंड ट्रायल विधि के जो चरण हैं उनकी हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम उदाहरण के लिए एक समीकरण लेते हैं। उदाहरण के लिए एक हम समीकरण लेते हैं। हमारे पास है लोहा, ठीक है, और लोहे को हम क्या बोलते हैं, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका प्रतीक क्या होता है, Fe, जिसे हम आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं जल के साथ। क्या करवाते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी H2O के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो जब हम आयरन की अभिक्रिया यानी फेरस की अभिक्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं तो हमारे पास बनता है Fe3O4। जैसे हम अभिक्रिया करवाएं तो Fe प्लस O2 दोनों की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे, H2O, Fe प्लस H2O, इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास बनता है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास रासायनिक समीकरण है। फेरस की अभिक्रिया हम कैसे करवाते हैं, जल के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास बनता है Fe3O4। अब हमें क्या देखना है कि अभिकारक देखना है और हमें उत्पाद देखना है। क्या क्या देखना है, अभिकारक देखना और उत्पाद देखना है। अब देखो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या देखो, फेरस सर इसमें 1 है, इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें हाइड्रोजन कितने, 2, तो इसमें कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने, 1, और इसमें कितने हैं, 4। तो बताओ ये संतुलित है, ये असंतुलित? तो सबको पता है, सबको दिख रहा है कि ये कौन सी समीकरण है, असंतुलित है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सी समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है, कुछ स्टेप होती है, उस स्टेप को हम फॉलो करेंगे और उसके आधार पर हम रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। सर्वप्रथम हमारे पास जो चरण है, जो स्टेप फर्स्ट है, वो क्या है कि जो भी हमारे पास रासायनिक समीकरण है, जैसे हमारे पास समीकरण है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रासायनिक समीकरण है, इसमें जो रासायनिक सूत्र है या जो प्रतीक है, उसको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करें, इनको बॉक्स में बंद करो। तो फर्स्ट में हमने क्या कर लिया, इनको बॉक्स में बंद कर लिया। ये अलग रासायनिक सूत्र है, इसको बंद कर लिया। इसको हमने क्या कर लिया, अलग से बंद कर लिया, और इसको भी हमने क्या कर लिया, अलग से बंद कर लिया। ठीक है, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारी क्या होती है, स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे कि जो परमाणु है अभिकारक और उत्पाद में, उन दोनों की हम एक सारणी बनाकर दोनों के परमाणु की संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे, तत्व लिखेंगे, दूसरे में हम लिखेंगे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और एक सारणी में हम लिखेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमारे पास तत्व देखो क्या है, फेरस तो Fe, और क्या है H2 तो हाइड्रोजन, और क्या ऑक्सीजन। तो किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या देखो, अभिकारक में जो फेरस है वो कितने हैं, 1 लिख दिया। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। नेक्स्ट देखो उत्पाद में फेरस कितने हैं हमारे पास, 3, तो 3 संख्या लिख दी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यहाँ 4 लिख दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ कितने लिख दो, 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, अब स्टेप देखो थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो कि सबसे पहले अधिक परमाणु वाले जो यौगिक है उनको पहले संतुलित करना होता है, जिससे जो रासायनिक समीकरण है वो उसको संतुलित करने में हमें क्या मिले, सहयोग मिले, और हम उसको जल्दी आसानी से क्या कर सकते हैं,
संतुलित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो अधिक परमाणु वाले हैं उनको हम पहले संतुलित करेंगे। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ कितने हैं 4, तो इसको गुणा लगा के यानी गुणांक में लगाकर इसको संतुलित करना है, ना कि प्लस करना है माइनस करना है, ये सब नहीं करना है, हमें क्या करना है इसके गुणांक करने हैं। तो भाई ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 1, तो हम क्या करेंगे इसे कितने से गुणा करवा दें 4 से। तो बताओ उत्पाद और अभिकारक दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ भी 4 हो गए और यहाँ भी कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। अब देखो ये इस ऑक्सीजन के साथ और कौन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ और कौन जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है सर हाइड्रोजन, क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो इसको भी हमें किससे करवाना पड़ेगा 4 से, तो ये कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। अब सर देखो 8 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर अब उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको किससे गुणा करवाएंगे हमारे पास कितने हो जाए 4 हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसको किससे गुणा करवा दें भी, इसको हम किससे करवाएं 4 से करवाएं, तो हमारे पास कितने हो गए 8 हो गए, कितने हो गए 8। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन भी बराबर और ऑक्सीजन भी बराबर। अब हमारे पास क्या बराबर नहीं है फेरस, तो सर हम किसको इससे फेरस को किससे गुणा करवा दें 3 से। तो अब देखो हमारे पास समीकरण क्या थी Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। बताओ फेरस को किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो यहाँ 3 लगा दो दोनों में। H2 प्लस O अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किससे गुणा करवाया था हमने 4 से, तो यहाँ 4 लगा दो। अब देखो फेरस कितने हो गए 3, यहाँ पर फेरस कितने हैं 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 8, यहाँ कितने हैं 2, तो किससे गुणा करवा दूँ 4 से। ये हमारी जो समीकरण है वो क्या हो गई संतुलित हो गई, क्या हो गई संतुलित। इसके अलावा हमें क्या करना है कि जो अभिकारक और उत्पाद है उसकी भौतिक अवस्था लिखनी है, हमें क्या लिखनी है भौतिक अवस्था, ठीक है। जो भी स्टेप है हम समझ लो। उसके बाद हमें क्या करना है उसकी भौतिक अवस्थाएं लिखनी है। जैसे हमारे पास फेरस है, तो फेरस के लिए हम क्या कराएंगे एस लगाएंगे, यानी सॉलिड है, ठोस है तो हम क्या लगा देंगे और एस लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे जो हमारे पास अभिकारक है उत्पाद है उनकी संख्याओं को, उनके परमाणु की संख्याओं को बराबर करके और उसकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। और ये विधि हमारी क्या कहलाती है हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है हीट एंड ट्रायल विधि। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये है हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, अपने दोस्तों के बीच में भेजो। हाँ, मैं इस चीज़ का आपको आश्वासन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। आपके जो प्रीवियस पेपर जो हुए हैं उनके क्वेश्चन भी करवाऊँगा, लास्ट में आपको MCQ भी करवाऊँगा और बहुत सारे आपके प्री भी करवाऊँगा, ठीक है। और आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद करता हूँ बस थोड़ा बहुत आप मेरी हेल्प करो। और हेल्प में बस यही है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी बच्चों का फ़ायदा हो, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने का मेरा तरीका जो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक किया करो और नीचे कमेंट भी किया करो।